अच्छा, तो अब हम लोग जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के पांचों एलिमेंट्स को। अच्छा, मैंने तुम लोगों से बात करी थी कि अकाउंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहले एलिमेंट का मैंने तुम्हें क्या नाम बताया था? पहले मैंने बोला था एसेट्स। आप अपने पास लिख लें। एसेट्स कहाँ किन को जाता है, एसेट्स होते क्या हैं, आओ पहले उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखें और उसके बाद फिर मैं उसको तुम्हें आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा जिसमें तुम्हें हर एक लफ्ज़ समझ आ जाएगा बेटा। अच्छा देखो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स। एसेट्स मैं ऐसे यहाँ पे पॉइंट करता रहता हूँ चीज़ को ताकि तुम लोगों को भी नज़र आता रहे। एसेट्स आर मॉनेटरी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम विच द बिजनेस सीक्स बेनिफिट इन फ्यूचर। इस बात का मतलब क्या है, ये चीज़ लिखी क्या है? मैं तुम्हें बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। एसेट्स कहाँ किन को जाता है? एसेट्स उन तमाम बिजनेस की रिसोर्सेज को कहा जाता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उन तमाम बिजनेस की रिसोर्सेज को कहा जाता है जो बिजनेस ओन करता है या कंट्रोल करता है। किस लिए ओन या कंट्रोल करता है? ताकि फ्यूचर के बेनिफिट्स हासिल कर सके। इस डेफिनेशन का मतलब तो ये नज़र आता है मुझे। मैं तुम्हें इसको आसान कर देता हूँ। एसेट बिजनेस की उन तमाम रिसोर्सेज को कहा जाता है, उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है जो आपके बिजनेस के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि चेयर, जैसे कि टेबल, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि मोटर व्हीकल, जैसे कि एसी, जैसे कि जैसे कि फैन, फिक्सेस एंड फिटिंग्स, सो एंड सो फोर्थ। मतलब अगर तुम नोटिस करो तो ये मेरे बिजनेस में, एक कारोबार में जितनी चीज़ें हैं, इवन दिस लैंड, इवन दिस होल बिल्डिंग, ये सब क्या है? ये सब एसेट्स हैं। ये बिजनेस क्या करता है? ये बिजनेस इन चीज़ों को खरीदता है या कंट्रोल कर लेता है, उधार पे उठा के ले आता है। यानी कि बिजनेस क्या करता है? इनको या तो खरीद लेगा या उधार पे उठा के ले आएगा अपने पास और इनसे फिर वो बेनिफिट्स हासिल करेगा। यानी कि फ्यूचर में वो क्या करेगा? इससे बेनिफिट हासिल करेगा। सोचो, मैं तुम्हें ऐसी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये एक वाइट बोर्ड खरीदा। हाँ, जब मैंने खरीदा तो मैंने पैसे दिए होंगे और मेरे पास ये एसेट आ गया होगा, मैंने वाइट बोर्ड ला के लगा दिया। लेकिन ये वाइट बोर्ड लगाया क्यों था? मैंने बोला ये एक मेरी रिसोर्स है। हाँ, ये एक रिसोर्स है, इसको मैं कंट्रोल भी करता हूँ और इसको मैं ओन भी करता हूँ। ये मेरा अपना है, मैं इसको ऊपर करके लगा दूँ, नीचे करके लगा दूँ, आधा करके लगा दूँ, टेढ़ा करके लगा दूँ, मेरी मर्जी है। मैं इसको ओन भी कर रहा हूँ और मैं इसको कंट्रोल भी कर रहा हूँ। तो पहली बात, जो चीज़ मैंने खरीदी वो क्या थी? वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड को मैं ओन भी करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, तो वो मेरा क्या बन गया? एसेट बन गया। लेकिन अब इस वाइट बोर्ड से मैंने क्या सोचा था? मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर बेनिफिट्स कैसे मिल रहे होंगे? मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ इसके ऊपर। हाँ देखो, ये तो एक रूम है, ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि मैं इससे क्या करता हूँ। इससे मैं फ्यूचर के बेनिफिट्स हासिल कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा मिल रहा है मुझे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो बच्चे को क्लैरिटी नज़र आती है, फ़ायदा हो जाता है। वाइट बोर्ड है तो वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ उसे नज़र आ रहा होता है। तो ये क्लैरिटी है फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। आज यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक बहुत महंगा कैमरा रखा हुआ है, ये सही है, ये माइक लगा हुआ है, डिफरेंट सारी लाइटिंग वगैरह जो भी वीडियो के हिसाब से चाहिए होती है वो सब है। ये तमाम मेरे क्या हैं? मेरे एसेट्स हैं। मैं इनको ओन भी करता हूँ, मैं इनको कंट्रोल भी करता हूँ, बट किस लिए? फ्यूचर के बेनिफिट्स हासिल करने के लिए। तो अगर यहाँ पे तुम गौर से देखो तो एसेट्स आर मॉनेटरी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम विच द बिजनेस सीक्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में मुझे इससे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? जब मैं ये तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करके बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आएंगे, आपके रिजल्ट्स बड़े प्रॉपर आएंगे, आप एक अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ पढ़ के जाओगे तो अच्छी चीज़ लिख के आओगे, बुरी चीज़ पढ़ के जाओगे तो बुरी ही चीज़ लिख के भी आओगे। तो फ्यूचर बेनिफिट रिजल्ट आते हैं। देखो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तुम लोगों के ग्रेड्स मेरे लिए मैटर करते हैं। मैं भले कहीं पे खड़ा होकर बोल देता हूँ कि ग्रेड्स मैटर नहीं करते, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो मेहनती होते हैं वो आगे भी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं। जो आज मेहनत नहीं करेगा वो कभी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करने वाला। ये बात हकीकत है। तो जिसके आज ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं वो मेहनती है, तो इवेंचुअली वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला। अब जरा बात को गौर से सुनना, मैं इसको सम अप करता हूँ बात को। तो एसेट्स कहाँ किनको जाता है? एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस वेदर
वेदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, जिससे बिजनेस क्या करता है, फ्यूचर बेनिफिट्स देख रहा होता है कि इसको इन एसेट्स से फ्यूचर के बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने जैसे तुम्हें बेनिफिट बताया व्हाइट बोर्ड का, मैंने बेनिफिट बताया कि आज मैं ये वीडियो तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, तुम लोग जब इसे देखोगे तो बेनिफिट हासिल होगा मुझे। इसी तरीके से मैंने ये बिल्डिंग ली, तो अब फ्यूचर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे काम चलता रहेगा, बेनिफिट हासिल होता रहेगा। मैंने मोटर व्हीकल आज खरीद ली, एक डिलीवरी वैन है, मैं मार्केट्स बेचता हूँ, डिलीवर करता हूँ लोगों के घरों पे ले जाके। वो डिलीवरी वैन आज मैंने खरीद ली, मेरा तो एसेट है, लेकिन फ्यूचर में वो मुझे क्या देगा, बेनिफिट्स देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, पैसा कमा के देगा मुझे वो एसेट। बात समझ आती है? तो एसेट्स उन रिसोर्सेज को कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जो आपका बिजनेस ओन करता है या कंट्रोल करता है, उसको फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका क्या है, एसेट। सर एग्जाम्पल्स दीजिए, जल्दी जल्दी से देता हूँ। मैंने अभी क्या बताया, चेयर, कुर्सी, टेबल, पंखा, दीवारें, लैंड, बिल्डिंग, एसी, जिधर नज़र घुमा लो, दरवाजे, खिड़कियाँ, डिफरेंट वाइट बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड्स, मतलब सब मेरे एसेट्स हैं, सारे मेरे क्या हैं, एसेट्स हैं। मैं इनको ओन करता हूं, मैं इनको कंट्रोल करता हूं। अच्छा, ज़रूरी है सर कि ओन भी किया जाए और कंट्रोल भी किया जाए? तो याद रखिएगा, कंट्रोल करना तो बहुत लाजमी है, और ओन के ऊपर में आगे जाके थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं टेक्निकल करके बताता हूँ, ताकि कल को आप जब बड़े अकाउंटेंट्स के साथ भी बैठे हुए हो ना, तो यार लगेगा नहीं यार ये बच्चा किसी सही हाथों में से आया है। बात समझ आए? तो आप ऐसे ही बात किया करोगे। अब जरा बात को गौर से सुनो, तुम्हें इतना तो समझ आ गया कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स इन चीज़ों को कहा जाता है, फ्रिज, एसी, टीवी, ये तमाम चीज़ें जो आपके कारोबार में। तो अपने दिमाग में कोई भी कारोबार ले आओ, तुम एक शॉप ले आओ कारोबार के अंदर, तो शॉप के अंदर जो भी तुम्हारा सामान रखा हुआ है, टेबल, काउंटर में रखा हुआ सामान, वहाँ पे रखा हुआ पैसा, हर चीज़ तुम्हारा एसेट है। हर चीज़ तुम्हारा क्या है, एसेट। हाँ, क्योंकि वो क्या है, वो उन चीज़ों को तुम ओन करते हो और कंट्रोल करते हो, वो तुम्हारा एसेट है। बात समझ आती है? अब ये जो एसेट्स होते हैं, दीज एसेट्स आर डिवाइडेड इन टू मेन कैटेगरीज, यानी कि ये दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं। नंबर 1 कैटेगरी जिसको हम कहते हैं करंट एसेट, और दूसरी जिसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। तो यानी कि मुझे ये तो समझ आ गया कि एसेट क्या होता है। हाँ, एसेट्स आर द रिसोर्सेज वेदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, जिससे बिजनेस क्या करता है, ओन और कंट्रोल बाय एन एंटिटी या बाय एन बिजनेस, फ्रॉम विच द बिजनेस सीक्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बेनिफिट्स मैं आज इसके अंदर देख रहा होता हूँ। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। मैंने मार्कर खरीदा, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए खरीदा ना, पढ़ाऊंगा तो बेनिफिट होगा। बात समझ आती है? अच्छा, अब ये जो तुम्हारे एसेट्स होते हैं, ये जो तुम्हारी रिसोर्सेस होती हैं, ये दो कैटेगरीज के अंदर तोड़ दी गई हैं, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दी गई हैं। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? पहली कैटेगरी का नाम है करंट एसेट्स, और दूसरी कैटेगरी का नाम है नॉन करंट एसेट्स। यानी कि ये जो कुर्सी, पंखे, टेबल, ये सब मैंने बताया, तो ये सारी चीजें दो हिस्सों में टूट जाएंगी। कुछ करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर आके गिर जाएंगी, और कुछ नॉन करंट एसेट की कैटेगरी के अंदर आके गिर जाएंगी। है एसेट ही, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, है दोनों एसेट ही, हाँ, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में आके गिर जाएंगे ये लोग, कुछ करंट में और कुछ नॉन करंट में। तो पहले नॉन करंट से स्टार्ट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? तुम्हें ये तो पता है एसेट किसे कहा जाता है, बड़ी आसान सी बात बताई मैंने। हाँ, हमें ये पता था फ्रिज कहते हैं, एसी कहते हैं, बट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर इनको एसेट्स कहा जाता है, अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर इसको एसेट कहा जाता है, तो ये एसेट है। हाँ, अब दीज आर दोज रिसोर्सेज, कौन पढ़ रहा हूं, नॉन करंट एसेट। तो जरा देखिएगा, दीज आर दोज रिसोर्सेज of business which are used by the business for more than their accounting period। नहीं आई बात समझ सर? ये डेफिनेशन क्या है? यहाँ तक तो चलो समझ आती है, दीज आर द दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस। ये तो समझ आती है कि ये वो रिसोर्सेज जो बिजनेस यूज़ कर लेगा। हाँ जी, ये मार्कर है मैं यूज़ कर लूँगा, ये चेयर रखी हुई है मैं यूज़ कर लूँगा, ये लैपटॉप रखा हुआ है, ये आईपैड रखा हुआ है मैं यूज़ कर लूँगा, सेलफोन रखा हुआ है मैं यूज़ कर लूँगा, मेरी रिसोर्सेज हैं, एसेट है, मुझे पता है, इतनी बात तो पता है। बट ये आपने आगे क्या लिख दिया, फॉर मोर देन देयर अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है? तो इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है, क्या टर्म है? अकाउंटिंग पीरियड। तो आओ पहले मैं तुम्हें अकाउंटिंग पीरियड सिखाता हूं और फिर वापस आएंगे इस बात के ऊपर। अकाउंटिंग पीरियड, ये अकाउंटिंग पीरियड किसको कहा जाता है? जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अकाउंटिंग पीरियड की एक डेफिनेशन लिख दी मैंने यहां। मैंने बोला इट इज द
फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस यूजुअली हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 months। आसान करता हूं बात को, हर कारोबार, दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, उसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। मतलब सर, मतलब इसका ये कि एक बिजनेस अपने एक टाइम पीरियड के बाद जाके अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करता है, अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करता है, अपनी इनकम्स को कैलकुलेट करता है, अपनी इनकम्स को और अपने एक्सपेंसेस को आपस में मैच करता है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो प्रॉफिट कर जाएगा, और अगर इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो वो लॉस कर जाएगा। यानी कि ये वो कब करेगा? क्या वो रोज करता रहेगा, रोज प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा? क्या आज उसने 100 रुपए का मार्केट लिया था और 150 रुपए का बेच दिया तो आज 50 रुपए का प्रॉफिट लिख दिया, कल फिर लिख दिया, परसों फिर लिख दिया? लेकिन जब उसने ये सारे प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं, सारी इनकम्स लिखी हुई हैं, तो एट द एंड एक दिन ऐसा हुआ करेगा जिस दिन वो बैठ के सारा हिसाब किताब किया करेगा। वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। आसान कर देता हूं तुम्हारी बात के लिए, एक बिजनेस है, वो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी 2020, ऐसे लिख लेते हैं। यानी कि बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 1 जनवरी 2020। ये बिजनेस ने सोचा था कि हम पूरा साल काम करेंगे, पूरा साल बुक कीपिंग करते रहेंगे, सारी बुक कीपिंग करेंगे, हर चीज़ रिकॉर्ड करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। यानी कि वो जो बुक कीपिंग की होगी उसको वो एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो इन्होंने ये बोला था कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, तो हम पूरे 12 महीने बाद यानी कि 31 दिसंबर 2020 को अकाउंटिंग करेंगे। 2020 को वो तमाम बुक कीपिंग को क्या करेंगे? एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। उन तमाम बुक कीपिंग को क्या करेंगे? समराइज करेंगे। उन तमाम बुक कीपिंग को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। उन तमाम बुक कीपिंग को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा कि ये जो एक बिजनेस है जिसने क्या सोचा कि उसका कारोबार स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी को, एंड वो कब करेगा अपने कारोबार का? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला साल कब खत्म कर रहा है? पूरे 12 महीने के बाद। तो ये बिजनेस का क्या हो गया? पूरे एक साल का 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर तक तो ये चीज चली है। बिजनेस बोलेगा ये मेरा पूरा एक फाइनेंशियल ईयर था और एक पूरे साल में मैंने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट किया, कितने खर्चे किए, कितनी इनकम हुई, वो सारी किस दिन आके रिकॉर्डिंग, उस पूरे साल की रिकॉर्डिंग को किस दिन आके प्रेजेंटेशन में बनाएगा, किस दिन आके अपने अकाउंट प्रिपेयर करेगा? इस दिन पे अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहा होगा। तो ये जो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का पीरियड था, इसको कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। फिर ये क्या बोलेगा? अब अगली तारीख क्या आ जाएगी? अगली तारीख आ जाएगी 1 जनवरी, क्योंकि दिसंबर 31 खत्म हो चुका था, तो 21 शुरू हो जाएगा और ये खत्म होगा 31 दिसंबर 21 को। यानी कि अब यहां से इसका नया साल शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से क्या शुरू हो जाएगा? इसका न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, न्यू अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। यानी कि बिजनेसेस क्या करते हैं? इसी तरीके से एक पूरा साल काम करते हैं और साल के आखिर में अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। फिर अगले पूरे साल काम करेंगे, फिर साल के आखिर में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरे साल काम करेंगे और फिर साल के आखिर में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो पूरा साल होता है, वो जो पूरा टोटल ईयर होता है, उसको क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। बात समझ आती है? अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। यहां पे एक और बात भी लिखी हुई है कि अकाउंटिंग पीरियड इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस यूजुअली हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 months। यानी कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाते होंगे और कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाते होंगे। सर थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 12 महीने वाले बिजनेस की एग्जांपल क्या है? ये रही, जो स्टार्ट कब हुआ था 1 जनवरी को, खत्म कब हो रहा है उसका पहला साल 31 दिसंबर 2020 को। यानी कि ये इसका एक अकाउंटिंग पीरियड है। ऑन दिस डेट ये इसकी क्लोजिंग डेट है, ये इसकी ओपनिंग डेट है, ये इस दिन बिजनेस ओपन करता है, इस दिन अपने बिजनेस की तमाम ट्रांजेक्शन्स को क्लोज कर देता है। तो ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, ये कितने मंथ्स का बन रहा है? जनवरी टू दिसंबर 12 महीने। तो ये कितने महीने का फॉलो कर रहा है? 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है। यानी कि पूरे 12 महीने बुक कीपिंग करता है, पूरे 12 महीने सारी चीजें प्रिपेयर करता है और साल के आखिरी दिन अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लेता है। साल का आखिरी दिन कौन सा है इसका? 31 दिसंबर। क्या सर हमेशा 31 दिसंबर ही होगा? नहीं, अगर 12 महीने का कारोबार है, अगर वो 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ तो 31 जनवरी को खत्म होगा। आपने ऐसे ही गिनना ना, पूरे 12 महीने गिनने। जैसे अभी ये था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने बने। इसी तरीके से आपने आगे जाके भी 12 महीने कैलकुलेट कर लेने, यानी कि ये पूरा एक साल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये क्या है तुम्हारा? फाइनेंशियल ईयर है। ये क्या है तुम्हारा? अकाउंटिंग पीरियड है। सर एक बिजनेस के कितने अकाउंटिंग पीरियड होते हैं? जब तक चलता रहे, जिंदगी भर चलता रहेगा, जिंदगी भर अकाउंटिंग पीरियड होंगे। कंपनीज के तो मेरे ख्याल से 1980 से भी चल रही होंगी, 1780 से भी चल रही होंगी, तो वो कंपनीज के आज तक अकाउंटिंग पीरियड चल रहे होंगे, कितने सारे हो चुके होंगे। तो उनके अगर 12-12 महीने के होंगे तो एक साल गुजरा, 1 अकाउंटिंग पीरियड, 2 अकाउंटिंग पीरियड, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 10,000 अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट अकाउंटिंग पीरियड कितने अरसे का होता है? 2 टाइप के अरसों का होता है। पहला अकाउंटिंग पीरियड होता है जो होता है 12 मंथ्स का, जो कि जनरल केस होता है। नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी कि 1 जनवरी को कारोबार शुरू हुआ था तो प्रॉफिट किस दिन कैलकुलेट किया जाएगा पूरे साल का? 31 दिसंबर को। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो नहीं करते, बल्कि वो 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं। अच्छा सर, क्या ये इजाज़त है? इनको अकाउंट्स इजाज़त देती है? हाँ, इनको इजाज़त क्या है? 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर लें, या 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर लें, या 18 महीने का भी होता है। मैं सिर्फ आपके कोर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आपके कोर्सेज के अंदर या तो अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का होता है, या आपके कोर्स के अंदर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। यानी कि या तो एक कारोबार स्टार्ट हुआ होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2020 को। अगर इसका अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का है तो कब खत्म हो जाएगा ये इसका बिजनेस का अकाउंटिंग? यानी कि किस दिन ये अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेगा? 30 जून 2020। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कब बना? 6 मंथ्स का बना। यानी कि शुरू कब हुआ? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है और 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकता है। दोनों अकाउंटिंग पीरियड हो सकते हैं। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ था कि इट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिजनेस, यानी कि ये एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि इस पूरा टाइम में वो बिजनेस अपने सारी ट्रांजेक्शंस करता है और आखिरी दिन जो भी होता है उस दिन अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। अच्छा भाई, तो इट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस यूजुअली हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 6 to 12 मंथ्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 6 मंथ्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 12 मंथ्स। यानी कि अगर ये अकाउंटिंग पीरियड यहां पे खत्म हुआ है तो अगला क्या 1 जनवरी से शुरू होगा? नहीं, इसके अगले दिन से 1 कौन सा होगा? जुलाई। 1 जुलाई 2020 खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2020। ये देखो, इसका एक अकाउंटिंग पीरियड ये रहा, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड ये रहा 6 मंथ्स का। यानी कि एक साल में इसके कितने अकाउंटिंग पीरियड हुए? हमारे नॉर्मल कैलेंडर ईयर के हिसाब से इसके 2 अकाउंटिंग पीरियड हुए, लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से इसके कितने अकाउंटिंग पीरियड्स आए? एक ही अकाउंटिंग पीरियड आया। इसका कितना फाइनेंशियल ईयर आया? एक ही फाइनेंशियल ईयर आया। इसके कितने फाइनेंशियल ईयर आए? 2 ईयर आए। वजह क्या है? क्योंकि ये बिजनेस 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है, ये बिजनेस 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो 6 महीने का करते हैं और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बोले तो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। सही है, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 जनवरी को शुरू हो सकता है बिजनेस आपने 1 जुलाई को शुरू कर दिया हो। हाँ, तो वैसे आपने 12 महीने काउंट करने, तो उसके अंदर आपको मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात। तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि अकाउंटिंग पीरियड किसको कहा जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको कहा जाता है। अब ये अकाउंटिंग पीरियड की 2 टाइप की ड्यूरेशंस होती हैं, या तो 6 मंथ्स या 12 मंथ आपके कोर्सेज के हिसाब से। बाकी तो ये क्वार्टरली बेसिस पे भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं तुम लोग के लेवल पे आके पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे उतनी ही बात करनी चाहिए, लेकिन ये आपके 100% बात है, आपके कोर्स के अंदर इतनी बात है। अब यहां पे वापस आ जाओ नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पे। दीज आर दोज रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन देयर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अब अकाउंटिंग पीरियड तो समझ आ गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर आसान लफ्जों में कि नॉन करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो बिजनेस अपने अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसे इस्तेमाल करता हो। अगर बिजनेस का 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो वो हो सकता है उसको 12 महीने का है तो कुछ भी कर लो 36 महीने इस्तेमाल करता हो एसेट, या अगर उसका 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है वो उसको 8 महीने इस्तेमाल करता हो, या 6 महीने 15 दिन भी इस्तेमाल कर लेता हो। यानी कि अगर वो अकाउंटिंग पीरियड से एक्सीड कर जाए, वो एसेट अगर अकाउंटिंग पीरियड से बाहर चला जाए और उसके बिजनेस में वो मौजूद रहे तो उसको नॉन करंट एसेट कहा जाता है। अब करता हूँ बात आसान, अब करता हूँ तुम लोगों के लेवल की बात। मैंने एक गाड़ी खरीदी,
डिलीवरी वैन थी, मैं क्या करता था, प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया करता था कस्टमर्स के घर के ऊपर। मैंने जब वो गाड़ी खरीदी तो वो डेट थी 1 जनवरी। मेरा बिजनेस था, मेरे बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड था जो कि स्टार्ट होता था 1 जनवरी को और ख़त्म होता था 31 दिसंबर तक। मैंने वो गाड़ी खरीदी थी जनवरी 2020 में, यानी कि आप समझ लो कि ये जो गुजरा हुआ अकाउंटिंग पीरियड था। अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, वो मोटर व्हीकल मैंने 1 साल रखी, 2 साल रखी, 3 साल रखी, 4 साल रखी, 5 साल रखी। वो मेरे पास कितने अकाउंटिंग पीरियड गुजार चुकी, पहला भी गुजार लिया, दूसरा भी गुजार लिया, तीसरा भी गुजार लिया, चौथा भी गुजार लिया, पाँचवा भी गुजार लिया, अभी भी पड़ी हुई है। ये एग्जाम्पल, ये मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट होगी क्योंकि ये मेरे पास मेरे एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसा रही। मेरे पास यहाँ पे चेयर्स रखी हुई है सारी, ये सही है, ये सब चेयर्स रखी हुई है। अब क्या ये चेयर्स मेरे पास कितने सालों से हैं? लेट सपोज, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो हम लोगों ने दूसरी चेयर्स दिलवाई थी इनको भी 3 साल तो हो गए हैं। तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है। तो क्या ये पहले अकाउंटिंग पीरियड में थी? जी। क्या दूसरे में थी? जी। क्या ये तीसरे में है? बिल्कुल है। तो ये कौन है? नॉन करेंट एसेट है। जो एसेट तुम्हारे बिजनेस में मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड रह जाए, जो एसेट तुम्हारे बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसे तक तुम्हारे पास रहे, उसको हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग, जब से हमने काम शुरू किया है, इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ, तो इस बिल्डिंग को मैं क्या बोलूँगा, ये कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट है। ये एसी को माशाल्लाह से बड़ा टाइम हो गया, ये जो चल रहे हैं, तुम समझ लो 5 साल हो गए होंगे इनको चल रहे हैं अभी तक। ये एयर कंडीशंस मेरे लिए क्या है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? नॉन करंट एसेट है। हाँ, क्योंकि क्या ये मेरे पास पहले अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चले हैं? हाँ जी, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा चले, बल्कि आपके तो 5 साल चल गए, तो 5 अकाउंटिंग पीरियड हो गए सर आपके, तो हाँ जी, नॉन करंट एसेट है। अब इस बात को और आसान कर देता हूँ। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रिसोर्सेज जिनको मैं अपने कारोबार में इस नीयत से खरीद के लेके आता हूँ कि मैं इनको लॉन्ग टर्म चलाऊंगा, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करूंगा, उनको नॉन करंट एसेट कहा जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम रिसोर्सेज जिनको मैं इस इंटेंशन से अपने कारोबार में लेके आया कि मैं इनको लंबे अरसे तक अपने पास चलाऊंगा, जैसे कि चेयर्स, जैसे कि एसी, जैसे कि लेट सपोज प्रिंटर, कैमराज, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास यहाँ पे मेरे ख्याल से 2-2.5 सालों से भी पड़ी हुई होंगी। तो क्या मेरे पास एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अरसे पड़ी हुई है? मेरी इंटेंशन क्या ये थी कि मैं लेके आऊँगा और इसको फ़ौरन बेच दूंगा, या मैं एसी लेके आऊँगा और फ़ौरन बेच दूंगा, या मैं कैमरा लेके आऊँगा और मैं फ़ौरन बेच दूंगा, लाइट्स लेके आऊँगा फ़ौरन बेच दूंगा? ऐसा नहीं सोचा। इंटेंशन क्या है? लॉन्ग टर्म रखना है, 1 साल से ज़्यादा अरसा रखना है। तो जब 1 साल से ज़्यादा अरसा रखना है तो फिर क्या कहलाएंगे? ये नॉन करंट एसेट्स। तो इसका मतलब सर हम ये समझ लें कि जिन एसेट्स को आपने 1 साल के अंदर अंदर रख के ख़त्म कर देना है या उनको यूज़ कर देना है, वो करंट एसेट है। हाँ जी, आप आधी बात समझ चुके हैं। अब जरा आ जाओ दोबारा डेफिनेशन पे। दीज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होती हैं ऑफ बिजनेस विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन देयर अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि मैंने अपने अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया वो क्या है? मेरी नॉन करंट एसेट। या जिन चीज़ों को मैं इस इंटेंशन से खरीद के लेके आया था कि मैं इनको सालों साल इस्तेमाल करूंगा, वो मेरे क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। वो मेरे क्या है? नॉन करंट एसेट है। एग्जाम्पल देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, पहली एग्जाम्पल। तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग मैं अपने कारोबार की साल के अंदर अंदर बेच देता हूँ? हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर बाद बेच के मैं पहले से बेच के मैं किसी और बिल्डिंग में चला जाता हूँ? नहीं जी, मेरे पास अपनी बिल्डिंग, मैं अपने जगह पे खड़ा होकर पढ़ा रहा होता हूँ। तो क्या ये मेरा क्या है? नॉन करंट एसेट है। हाँ, अगली एग्जाम्पल मशीनरी। मशीनरी की एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, तो फैक्ट्री के अंदर लेट सपोज कोई फैक्ट्री है जो कपड़े बनाती है या कपड़ों पे प्रिंट करती है, तो मुझे बताओ क्या वो हर साल अपनी मशीनरी बेच देते होंगे उठा के? नहीं, लंबा लंबा चलाते होंगे, 10-10 साल, 20-20 साल उनकी मशीनरीज चल रही होती होंगी। तो वो मशीनरीज उनके लिए क्या बन गई? अगर वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है? नॉन करंट एसेट। तो क्या है? नॉन करंट एसेट ही तो है। बात समझ आई? इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, फर्नीचर। फर्नीचर मेरा यहाँ पे सारा रखा हुआ है, हर जगह पे सारा फर्नीचर हम लोगों ने रखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये फर्नीचर मैं बेचने की नीयत से लाया था? नहीं, मेरी इंटेंशन क्या थी? मैं इसको साला साल रखूंगा। ये मेरा फर्नीचर जो हर जगह रखा हुआ है, यहाँ भी बहुत सारा रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये हाँ, ये भी नॉन करंट एसेट है। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है इक्विपमेंट, और आगे मैंने लिख दिया एक्सेट्रा। तो इक्विपमेंट्स भी होते हैं, वो भी आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं। और क्योंकि इक्विपमेंट्स भी आप लेके आते हो तो आप बेचते थोड़ी। और मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं ट्राइपॉड लगा हुआ है एक, ये हाँ,
तुम्हारे सामने एक ये बहुत बड़ा सा एक ट्राइपॉड लगा हुआ है, तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये ट्राइपॉड है, मेरा एक इक्विपमेंट है ये। हाँ, मैं इसको किस नीयत से लाया हूँ? क्या मैं इसको बेच दूंगा? नहीं, मैं बोलूँगा यूज़ होता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा, साला साल पड़ा रहेगा मेरे पास, काम आता रहेगा मेरे। ट्राइपॉड क्या बन गया मेरे लिए? मेरे लिए नॉन करेंट एसेट बन गया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स लगाए थे लाइटिंग के लिए, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर नज़र आए, बच्चों को बोर्ड प्रॉपर नज़र आए। तो ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, क्या है? क्या मैं इनको बेच दूंगा? नहीं, मैं इनको रखूंगा, लॉन्ग टर्म रखूंगा, जब तक चल रहे होंगे। तो मेरे लिए इक्विपमेंट्स भी क्या है? नॉन करेंट एसेट्स हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स को आसानी से समझने का तरीका क्या है? वो तमाम एसेट्स जो आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा अपने बिजनेस के अंदर रखने का इंटेंशन रखते हो या उनको रखते हो, वो आपके क्या है? नॉन करेंट एसेट्स हैं। सर हो सकता है आप एक कुर्सी लाए और वो अगले दिन ही टूट जाए, तो क्या वो आपका नॉन करेंट एसेट नहीं था? बिल्कुल था। टूट गया, अब एसेट्स में से बाहर निकाल दूंगा। बात समझ? टूट गया तो हो जाया, फिर तो चीज़ खत्म, फिर मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मेरी इंटेंशन क्या थी? उसको एक साल से ज़्यादा रखूंगा, तो मैंने बोला था ये मेरा नॉन करेंट एसेट है। कुर्सी जिस दिन मैं खरीद के लाया, मैंने बोला ये मेरा नॉन करेंट एसेट है। कुर्सी जिस दिन खरीद के लाया, मैंने बोला मेरा नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट है। तो ये सब क्या है? ये सब नॉन करेंट एसेट्स रखे हुए हैं मेरे। बात समझ आती है? अच्छा भाई, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन करेंट एसेट। नाउ अगेन, व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स क्या थे? वो रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन और कंट्रोल करता है, किस काम के लिए? फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। बट जो एसेट्स होते हैं वो दो टाइप की कैटेगरी में आते हैं। एक जो नॉन करंट होते हैं, हमने सीख लिया नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा बात को गौर से। बेटा ये जो करंट एसेट्स होते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले आ जाओ प्यार से। मेरा हमेशा तरीका है कि मैं पहले डेफिनेशन लिख के करवाता हूँ, ताकि आप पेपर के अंदर कोशिश करें अच्छे अल्फाज लिख के आएँ। अच्छे अल्फाज लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बुरे अल्फाज लिखोगे बुरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, दीज आर दोज रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस विद, यहां पे मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, विद इन देयर अकाउंटिंग पीरियड। विद इन लिखना भूल गया था, मैंने विद लिखा हुआ था खाली। हाँ, तो अब जरा सुनिएगा, दीज आर द दोज रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस विद इन देयर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर ही उनको ले आते हैं और अंदर ही अंदर अकाउंटिंग पीरियड से बाहर भी निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं। सर ऐसे कौन से एसेट्स होते होंगे? सबसे पहला एसेट जिसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, कैश, पैसा। क्या मैं, मेरे पास अगर लेट सपोज मेरे पास आए 1000 रुपये, हाँ, मैं 1000 रुपये क्या 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 करूँगा? उसको रख दूंगा एक जगह पे ले जाके, लॉक करके ताले वाले लगा के रख दिया। क्या ऐसा करूँगा? नहीं, उसको रोल कर दूंगा। मुझे कोई पेमेंट करनी होगी, मैं उससे 1000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। मैं 1000 रुपये किसी को एक्सपेंस पे कर दूंगा, किसी को वेजेस पे कर दूंगा, सैलरी पे कर दूंगा। ऐसे बोल रहा हूँ जैसे 1000 रुपये में सब पे हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल समझो। क्या वो कैश मैंने अपने पास रख लिया? अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे बिजनेस के अंदर ये 1000 रुपये 1 साल से ज़्यादा अरसे तक यहीं पड़े रहेंगे। क्या मैं ऐसी इंटेंशन रख रहा हूँ उस पैसे को लेके? पैसा हमेशा क्या हो रहा होता है? रोल हो रहा होता है, आ रहा होता है, जा रहा होता है, थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड आ रहा है, जा रहा है। क्या ये ट्राइपॉड रोज आ रहा है, जा रहा है? क्या ये कैमरा रोज आ रहा है, जा रहा है? क्या ये कुर्सियां रोज आ रही जा रही हैं? क्या ये एसी रोज आ रहे जा रहे हैं? नहीं, फिक्स्ड एसेट है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो आपके बिजनेस में आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उन तमाम एसेट्स को, उन तमाम रिसोर्सेज को करंट एसेट कहा जाता है। और एग्जाम्पल दें सर, कैश समझ आ गया क्योंकि वो एक जगह आके बैठ नहीं गया, वो आ रहा और जा रहा है, तो इस वजह से आपने उसको करंट एसेट का नाम दे दिया। क्योंकि वो रिसोर्सेज होती हैं करंट एसेट्स, वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड यूज़ करता है। उनको क्या करता है? यूज़ करता है विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो मैं कैश को तो यूज़ करता हूँ, हाँ, वो आता भी है और जाता भी है। कैश यूटिलाइज होता है, कैश खत्म हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर खत्म हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट। क्या बिजनेस के जितने भी बिजनेस होते हैं, क्या उनके बैंक अकाउंट होते हैं? बिल्कुल। उनका जो बैंक अकाउंट होता है उसमें भी जो पैसा पड़ा हुआ होता है वो भी उनका एसेट होता है। वो भी उनका क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का मतलब क्या है? कि वो उनकी रिसोर्स है। अब जरा बात को गौर से सुनना, क्या बैंक अकाउंट के अंदर एक जगह पैसा फिक्स पड़ा रहता है बिजनेसेस का, या रोल होता रहता है? कभी पैसा बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी पेमेंट्स कर दी, कभी पेमेंट्स रिसीव कर ली, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्लक्चुएशन रहती है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो वो भी बैंक भी क्या है? तुम्हारा करंट एसेट है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ करंट एसेट की, इन्वेंट्रीज। सर ये क्या लफ्ज़ बोल दिया?
बैंक अकाउंट तो बड़ा आसान लफ्ज़ था, अकाउंटिंग की टर्म होती नहीं होती मैं समझ जाता। कैश बड़ा आसान लफ्ज़ था, अकाउंटिंग की टर्म होती नहीं होती मैं समझ चुका था। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री क्या होता है ये? आओ सुनो पहले इन्वेंट्री क्या होता है, पहले इन्वेंट्री देखते हैं। इन्वेंट्री किसको कहा जाता है? इन्वेंट्री आर द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल येट अनसोल्ड। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं है तो ये रीसेल है। इन्वेंट्रीज आर द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल येट अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब सर आपकी डेफिनेशन समझ नहीं आ पाई, मुझे थोड़ा सा समझाएं, आसान कर दें प्लीज़, ताकि मुझे पेपर में आसानी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं मार्केट्स बेचता हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आसान करके, मेरे हाथ में जो चीज़ होती है मैं उसकी एग्जांपल देना शुरू करता हूँ, बड़ी पुरानी आदत है। मैं मार्केट्स बेचता हूँ। यार ये जो मार्केट्स मैं बेचता हूँ, ज़रा सुनना बात को गौर से, इनको मेरा बेचने का कारोबार है, मैं इसकी ट्रेडिंग करता हूँ। मैं मार्केट्स खरीद के लेके आता हूँ, मार्केट्स को बेच देता हूँ, मार्केट को खरीद के लेके आता हूँ, मार्केट को बेच देता हूँ, फिर खरीद के लेके आता हूँ, फिर मार्केट को क्या करता हूँ? बेच देता हूँ। अब ज़रा बात को गौर से सुनना, ये जो मेरी मार्केट्स हैं इनको मैं अपनी बुक्स में या अपनी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर, सुनना आप बात को, मैंने क्या एग्जांपल देना शुरू करी, मैं मार्केट्स लाता हूँ, खरीदता हूँ और बेच देता हूँ। हाँ, खरीदा, कुछ पैसे रखे, बेच दिए। इन मार्केट्स को मैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर मार्केट्स तो लिखूंगा ही नहीं, मैं इनको बोलूँगा ये मेरी क्या है? गुड्स है। ये मेरी क्या है? गुड्स है। जिस बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट बेचने का कारोबार होता है वो उस प्रोडक्ट को गुड्स कहता है। अगर किसी बंदे का चेयर बेचने का कारोबार होता तो वो चेयर्स नहीं लिखता अपनी अकाउंटिंग में, उनको गुड्स कहता, उनको डिफरेंट कर देता बाकी चीज़ों से। हाँ, अगर वो कुर्सियां बेचता तो वो कुर्सियों को गुड्स कहता, अगर वो पंखे बेचता वो पंखों को गुड्स कहता, अगर वो एयर कंडीशन बेच रहा होता वो एयर कंडीशन को गुड्स कहता। मैं मार्कर्स बेच रहा हूं तो मैं मार्कर्स को क्या कहूंगा? गुड्स कहूंगा। यानी कि वो चीजें जिसको बिजनेस ट्रेड करने की नियत से खरीदता है उसको गुड्स कहा जाता है। तो इन्वेंट्री समझने से पहले गुड्स की एग्जांपल समझ लेते हैं। गुड्स आर द रिसोर्सेज दैट अ बिजनेस ट्रेड्स इन। जो ट्रेड करने के लिए चीजें खरीदता है, जो चीजें खरीद के कुछ प्रॉफिट रख के बेचने की नियत से लेके आता है कारोबार के अंदर, तो उसको बिजनेस क्या कहता है? गुड्स कहता है। बिजनेस क्या कहता है? गुड्स। अब गुड्स की हजार एग्जांपल्स हो सकती हैं। मेरा गाड़ी बेचने का कारोबार है, मेरी गाड़ी मेरी गुड्स है। मेरे मार्केट बेचने का कारोबार है, मेरे मार्केट्स मेरे गुड्स है, बाकी सारी चीजें अलग है। हाँ, ये गुड्स है, ये करंट एसेट है। सोचना जरा बात को गौर से। मैं ये मार्केट लेके आया, क्या मैं मार्केट ला के रख दूंगा, मैं बोलूँगा यार इनको 2 साल रखो फिर बेचेंगे, तो क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट करेगा? 2 साल तक कुछ बिक ही नहीं रहा तो प्रॉफिट कहाँ से करोगे? नहीं कर सकते। तो इन मार्केट्स को तो मुझे बेचना पड़ेगा, इनको नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकता। एक बंदे का कारोबार है चेयर्स बेचने का, क्या वो चेयर को 10 साल रखने के बाद बेचेगा? नहीं, वो बोलेगा जितना जल्दी अभी बिक जाए, अभी फौरन बिक जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। वो तो ऐसे सोचेगा ना। तो क्या उसके लिए वो चेयर्स नॉन करंट एसेट है? नहीं, उसके लिए तो वो चेयर्स करंट एसेट बन गई। इसी तरीके से मेरे लिए मार्केट्स क्या बन गए? करंट एसेट बन गए। और इन मार्केट्स को मैं क्या टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ? गुड्स का। गुड्स एक टर्म है, अकाउंट्स में आप कहीं लिखोगे नहीं इस टर्म को, लेकिन आप समझ जाना गुड्स किसको कहा जाता है। गुड्स उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है जो आप ट्रेड करने की नियत से लेके आते हो, जो ट्रेडिंग की नियत से चीज़ खरीदते हो, उसको गुड्स कहा जाता है। हाँ, अब मेरे पास, मैं मार्केट लेके आया, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, मैं 3 मार्कर्स लेके आया। 3 में से 2 मार्कर्स बिक गए, 1 मार्कर बच गया, साल खत्म। मैं 3 मार्कर लेके आया, 3 में से 2 मार्कर बिक गए, 1 मार्कर बच गया। ये क्या मेरी गुड है? बिल्कुल गुड है। लेकिन इस गुड को मैं पता है क्या नाम दूंगा? इन्वेंट्री। क्या नाम दूंगा? इन्वेंट्री। आओ इन्वेंट्री की डेफिनेशन दोबारा देखें। इन्वेंट्री आर द गुड्स। इन्वेंट्री आर द गुड्स। गुड्स है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। किस पर्पस के लिए खरीद के लाया था? कि बेच दूंगा, के बेच दूंगा, जिसमें से 2 बिक चुके थे और 1 बच गया था। तो इन्वेंट्रीज आर द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल येट अनसोल्ड। येट अनसोल्ड, जो गुड मेरे पास सोल्ड नहीं हुआ,
मेरे पास अभी बचा हुआ है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं इन्वेंट्री बोल देता हूँ। वो मेरी क्या है, इन्वेंट्री है। अभी इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ है, 50 मार्कर्स पड़े हुए हैं। अभी इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ है, 12 मार्कर पड़े हुए हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि 12 मार्कर ऐसे हैं जो साल के आखिर में तुम्हारे अनसोल्ड रहेगा, या तुम इनको अगले साल बेच दोगे, इनको तुम अगले साल बेच दोगे। तो जो चीजें तुम्हारी वो इन्वेंट्रीज या वो गुड्स, आसान कर देता हूं, वो गुड्स जो तुम किस पर्पस के लिए खरीद के लाए थे, रीसेल के, कि इसको सेल कर दोगे, इसको बेच दोगे, लेकिन जो बच गया उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इन्वेंट्री। जो बिक गया वो अलग स्टोरी, आगे जाके बताऊंगा। सेल्स हो गई, सेल हो गई, बिक गया वो अलग स्टोरी। जो बच गया उसको क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। तो दोबारा से डेफिनेशन देख लो, इन्वेंट्रीज आर द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल येट अनसोल्ड, जो अभी तक नहीं बिकी उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। आगे आ जाइए, गुड्स आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैंने आपको पहली एग्जांपल क्या दी थी, बैंक की। बैंक आपका क्या होता है, करंट एसेट। दूसरी एग्जांपल क्या दी थी, कैश की। पहले वैसे मैंने कैश की दी थी, लेकिन खैर दूसरी एग्जांपल क्या दी थी, कैश की। कैश भी क्या होता है, करंट एसेट। इसी तरीके से इन्वेंट्री, ये जो मेरे पास येट अनसोल्ड गुड रखी हुई है, मेरी क्या ख्वाहिश होगी, इसको मैं 10 साल रखूँ या फ़ौरन बेचने की कोशिश करूँ अगला साल शुरू होते ही। हाँ, फ़ौरन बेचने की कोशिश करूँ, क्योंकि बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, यही तो बेचता हूँ, यही तो ट्रेड करता हूँ, इसी को ट्रेड करने से तो प्रॉफिट आता है। तो क्या इसको मैं नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में डालता, नहीं, ये किस कैटेगरी में आएगा, करंट एसेट की कैटेगरी में। तो नंबर 1 कैश इज योर करंट एसेट, नंबर 2 बैंक इज योर करंट एसेट, नंबर 3 इन्वेंट्री is your current asset. And what are inventory? These are the goods bought for the purpose of resale yet unsold. अभी तक नहीं बिकी, रखी हुई है, लेकिन इंटेंशन क्या है, एक साल से ज्यादा रखोगे या फौरन बेचोगे। इंटेंशन ये है कि फौरन बेचना पड़ेगा इसको, फौरन बेचो, जितना जल्दी बिकता है उतना अच्छा है। अभी कोई आ जाए अभी बेच दो, रात में 4 बजे कोई फोन करके बोले यार मार्कर्स बेच रहा हूं, मैं बोलूंगा हाँ बेच रहा हूं भाई, मैं बेच दूंगा, मैं बेच दूंगा। कारोबारी इंसान ये नहीं बोलता कि सुबह आ जाना, बोला भाई ले जा आ जा। बात समझ आती है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नीयत क्या है, बेचने की नीयत है, फौरी तौर पे बेचने की नीयत है, करंट एसेट है। क्या मार्कर्स जो मेरे पास हैं थ्रू आउट द ईयर आ रहे और जा रहे हैं, इन्वेंट्रीज जो हैं वो आ रही और जा रही हैं, बिल्कुल। मैं सारे मार्कर लेके आया था, ये बिक गए, फिर मजीद अगले दिन और नए मार्कर्स खरीद के ले आया, फिर दोबारा बिक गए। जो बच गए वो इन्वेंट्री है, करंट एसेट है। जो चले गए वो सेल हो गई, सेल अलग चीज़ है, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ये 3 एग्जाम्पल्स किसकी हैं, करंट एसेट की। आओ चौथी एग्जाम्पल, तो चौथी एग्जाम्पल करंट एसेट की क्या होती है, चौथी एग्जाम्पल होती है ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड का मतलब तो पता है ना तुम्हें, ट्रेड का मतलब होता है किसी से भी कुछ खरीद फरोख्त वाला काम हो रहा हो तो उसको हम ट्रेड का जिक्र कर देते हैं। रिसीवेबल से तुम्हें क्या समझ आता है, रिसीवेबल मतलब रिसीवेबल, कोई चीज़ लेनी है तुमने, कोई चीज़ तुमने रिसीव करनी है, तुम्हारे लिए वो चीज़ अभी रिसीवेबल है, तुम्हें पैसा मिलना है, वो रिसीवेबल है। वो क्या है, रिसीवेबल पैसा है। मुझे किसी से 5,000 रुपये लेने, 5,000 रुपये मेरे लिए रिसीवेबल है। किसी से मैंने 10,000 रुपये लेने, रिसीवेबल है। किसी से मैंने 20,000 रुपये लेने हैं, रिसीवेबल है। जो चीज़ें तुम्हारी रिसीवेबल भी होती हैं वो भी तुम्हारे करंट एसेट होते हैं। आओ पहले डेफिनेशन देखें। ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पीपल टू whom द बिजनेस सेल्स गुड ऑन क्रेडिट। यानी कि ये क्रेडिट का मतलब क्या है, मैंने उधार पे बेचा होगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैंने उधार पे बेची होंगी गुड्स। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा। मैंने तुम्हें ये गुड बेच दी, एक मार्कर है, मैंने बोला यार ये 1,000 रुपये का है, ले लो। तुम लोगों ने क्या किया, ये 1,000 रुपये का जो मार्कर है ये तुम लोगों ने खरीद लिया। क्यों, सब लोग समझ लो कि सबने एक एक मार्कर ये खरीद लिया। मैंने ये मार्कर तुम्हें बेचा उधार पे। किस पे बेच दिया, उधार पे। मैंने अब क्या करना होगा, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जो भी हम दोनों के बीच में कमिटमेंट हुई होगी बात में, उतने दिनों के बाद मैंने तुमसे पैसा लेना होगा। तो जब तक मैं तुमसे पैसा नहीं ले लेता तब तक तुम मेरे क्या होगे, रिसीवेबल होगे। क्या होगे, रिसीवेबल। ऐसे नहीं, उल्टी एग्जाम्पल करके सोचो। ये तुम्हारा मार्कर था, मैंने तुमसे खरीद लिया 1,000 रुपये का मार्कर, मेरे पास आ गया। तुम्हारा मार्कर था, तुमने मुझे बेच दिया। मेरे पास ये मार्कर आ गया, कितने का मार्कर है, 1,000 रुपये का। यानी कि मैंने तुम्हें अभी कितने पैसे देने, 1,000 रुपये। तुम अपने ऊपर रख के सोचो, तुमने मुझसे इस वक्त कितने पैसे रिसीव करने हैं, 1,000 रुपये। तो मैं तुम्हारा रिसीवेबल हुआ। मैं तुम्हारा क्या हुआ, रिसीवेबल। वलीद तुम्हारा रिसीवेबल है। वलीद तुम्हारा क्या है, रिसीवेबल है। अब तुम ये सोचो
क्या तुम वली से 10 साल बाद पैसे लोगे या कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड मिल जाए, साल के अंदर अंदर ही मिल जाए, या 5-6 साल बाद जाके मिले पैसा? कोशिश क्या होगी तुम्हारी? फ़ौरन मिल जाए, फौरी तौर पे पैसा आ जाए। तो फिर जब तुम फौरी तौर की बात कर रहे हो तो करंट सिचुएशन की बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा क्या हूँ? ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि करंट एसेट हूँ। तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको आपने उधार पे सामान बेचा हुआ होता है और आपने उनसे पैसा लेना होता है। ऐसे सोचो कि आपने उधार पे किसी को सामान बेचा हुआ है और आप लोगों ने उससे पैसा लेना है, तो पैसा रिसीव करना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिसीवेबल हो जाएगा। रिसीवेबल्स भी आपके क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। वो भी आपके क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सर आपने हमें बताया कि कैश आएगा जाएगा बिजनेस के अंदर, करंट एसेट है। बैंक अकाउंट ऊपर नीचे होता रहेगा, पैसा बैंक में आता रहेगा जाता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज आती रहेंगी बिकती रहेंगी, आती रहेंगी बिकती रहेंगी, करंट एसेट है। रिसीवेबल्स को हम सामान बेचते रहेंगे, उनसे पैसा लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे, पैसा लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे, पैसा लेते रहेंगे, करंट एसेट है। हमें थोड़ी बहुत बात समझ आई, आओ इसको और क्लियर करो। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल बनाई है। ये साइकिल का मेरे ख्याल से एक पहिया लगाना भूल गया बेटा, अब लग गया, तो अब साइकिल बन रही है ये यूं करके। हाँ, तो ज़रा देखो, यहाँ पे मैं लिखा है कैश, यहाँ लिखा है बैंक, यहाँ लिखा है इन्वेंट्री, यहाँ लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स बेसिकली कौन है? याद रखना, वो कस्टमर्स जिनको तुमने उधार पे सामान बेच दिया है, जिनको तुमने सामान दे दिया है, उनसे तुमने पैसा रिसीव करना है, तो वो तुम्हारे कौन है? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। वो कस्टमर्स जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा है, वो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। सर जिसको कैश पे बेचा है वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ये मार्कर मैंने तुमसे ख़रीदा 1000 रुपये का, ये रहा मार्कर, और ऐसे ही समझ लो ये रहे 1000 रुपये, है नहीं जेब में, जैसा से बोल रहा हूँ, ये रहे 1000 रुपये। तुमने मुझसे कुछ रिसीव करना है, मार्कर मेरे पास आ गया, 1000 रुपये तुम्हारे पास आ गए, तो क्या मैं तुम्हारा रिसीवेबल हूँ? नहीं। तो रिसीवेबल कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ वही रिसीवेबल होगा जिस कस्टमर को गुड्स तुम उधार पे बेचोगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पीपल टू हुम द बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट पे बेचोगे तब ये बात की जाएगी, वरना ये बात नहीं की जाएगी। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे मैंने एक साइकिल बनाई है। तो अगर तुम नोटिस करो तो मेरे पास कैश आया, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, गुल्लक टिल में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, यहाँ कोई टिल नहीं है, ऐसी बता रहा हूँ। कैश मैंने जमा करा दिया बैंक अकाउंट में ले जाके, मैंने बोला ये कैश है, ये मैंने उठाया और ये ले जाके बैंक में रखा, मैंने बोला ये पैसे जमा कर दो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर। अच्छा, फिर मैंने क्या किया? मैंने बैंक से पेमेंट करके कुछ इन्वेंट्री खरीद ली, यानी कि कुछ मार्केट्स खरीद लिए, कुछ गुड्स खरीद ली, एक तरीके से कुछ गुड्स खरीद ली। लेकिन गुड्स किसको कहा जाता है? जो किस पर्पस से खरीदी गई? किस पर्पस से खरीदी गई? बेचने के। अच्छा भाई, जो बच गई वो इन्वेंट्रीज। तो मैंने कुछ इन्वेंट्रीज खरीद ली, तो अब आप समझो कि गुड्स इन्वेंट्रीज दोनों एक ही बात है। अभी आप टेंशन नहीं है, अब आप समझो गुड्स बोल रहा हूँ या इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, अभी समझ लो एक ही बात है, आपको आसानी हो जाएगी। तो मेरे पास कैश था, मैंने वो बैंक में जमा करवाया, बैंक से मैंने पेमेंट करके इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री मैंने बेच दी, इन्वेंट्री मैंने बेच दी ट्रेड रिसीवेबल्स को, कस्टमर्स को। कौन से कस्टमर है ट्रेड रिसीवेबल? क्रेडिट कस्टमर। कुछ दिन गुजरेंगे तो ये कस्टमर आएंगे मेरे पास और मुझे वापस देके क्या चले जाएंगे? पैसा। वो पैसा मैं दोबारा बैंक में रखवा दूंगा, फिर उस पैसे से दोबारा मैं इन्वेंट्री खरीद लूंगा, फिर मैं इन्वेंट्री बेच दूंगा, फिर कस्टमर से पैसा लूंगा, फिर बैंक में रखवा दूंगा, फिर इन्वेंट्री लूंगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच दूंगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स से पैसे ले लूंगा। यानी कि अगर तुम नोटिस करो तो ये जो तुम्हारी साइकिल है, क्या ये थ्रू आउट द ईयर, क्या ये पूरे साल के अंदर चलती रहेगी, घूमती रहेगी, इन्वेंट्री आती रहेगी जाती रहेगी, रिसीवेबल्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता रहेगा कम होता रहेगा? जी बिल्कुल। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। आई होप कि तुम्हें कुछ हद तक बातें क्लियर होना शुरू हुई होंगी। व्हाट आर रिसोर्सेज, सॉरी व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्या होते थे? एसेट्स आर मॉनेटरी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम विच द बिजनेस सीक्स फ्यूचर बेनिफिट्स। ये हमने डेफिनेशन देखी थी कि ये वो होते हैं जो बिजनेस ओन और कंट्रोल करता है। ये कुछ भी हो सकते हैं। कैश है, मैं ओन करता हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ, फाड़ के फेंक दूँ या उसे किसी खर्चा कर लूँ, उससे इन्वेंट्री पड़ी हुई है खुद यूज़ कर लूँ या किसी को बेच दूँ, मेरी मर्जी है। हाँ, कुर्सी रखी हुई है, बैठ जाऊँ, तोड़ दूँ, ऊपर लटका दूँ, उल्टी लटका दूँ, मर्जी है, ओन एंड कंट्रोल है मेरा। हाँ, अब
ये सब मेरे क्या हैं, एसेट्स हैं। लेकिन इन एसेट्स को दो कैटेगरी में तोड़ दिया, वो एक नॉन करंट एसेट्स में और एक करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट कौन सी कैटेगरी है, जिन चीजों को, जिन रिसोर्सेस को, जिन एसेट्स को मैं एक फाइनेंशियल ईयर से, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अरसे इस्तेमाल करने का सोचूंगा तो वो मेरे क्या है, नॉन करंट एसेट है। और जिन एसेट्स को मैं ड्यूरिंग द ईयर यूटिलाइज करता रहूंगा, इस्तेमाल करता रहूंगा, यूज करता रहूंगा, चलाता रहूंगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो कौन से एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट की एसेट्स की एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें। करंट एसेट्स की एग्जांपल्स कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, यूजुअली आपके कोर्स के अंदर ये 4 ही एग्जांपल्स होती हैं, इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ नहीं आती है, वो मैं आपको आगे जाके एक और चीज़ होती है बता दूंगा, लेकिन वो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं, वो भी रिसीवेबल्स ही होते हैं। खैर, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स एंड व्हाट आर करंट एसेट्स। अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं लायबिलिटीज़ की। 5 एलिमेंट्स की बात हुई थी, 5 एलिमेंट्स की बात हुई थी। अब कौन सा एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आसान लफ्ज़ों में अगर मैं लायबिलिटीज़ के बारे में बात करूं, लायबिलिटीज़ कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर तुम कभी डिक्शनरी में खोल के देखो तो, क्योंकि जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की थी, मुझे इस वक्त से शायद याद आ रहा है, तो हमारे सर ने हमें बताया था कि लायबिलिटीज़ कोई चीज़ होती है। हमने बोला कोई मसला नहीं है, अभी घर गए, डिक्शनरी खोली और वहाँ से देख लिया, हमें पता लग गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कल आके क्लास के अंदर बोला सर लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ने बोला किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमने बोला सर ये तो नहीं पता, किसी भी चीज़ की हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ने बोला नहीं, तुम्हारी थोड़ी सी बात सही है कि लायबिलिटी का दूसरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट आओ समझो लायबिलिटी क्या होती है। तो ज़रा बात को गौर से सुनिएगा, व्हाट आर लायबिलिटीज़। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये इसकी टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें, आओ पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देखें। लायबिलिटीज़ are the obligations on an organization, organization मतलब इदारा, इदारा मतलब कोई बिजनेस भी बोल सकते हो, on an organization to pay other entities। कुछ obligations होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो एक इदारे के ऊपर होती हैं कि उसने किसी और एंटिटी को कुछ पेमेंट करनी है। क्यों करनी होगी मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक ये वी बोर्ड मास्टर करके एक कंपनी है, मैंने इनसे मार्कर्स खरीदे। मैं मार्कर्स बेचता हूँ लेकिन मैंने इनसे मार्कर्स खरीदे में, सोचना बात को, मैंने इनसे मार्कर खरीदे में उधार पे, मैंने इनसे मार्कर खरीदे में उधार पे। क्या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, क्या मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उस वी मास्टर को पैसे वापस देने? बिल्कुल है। तो अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो उसको मैं लायबिलिटी कहूँगा। मैंने उससे, इसको और आसान कर देते हैं, अब मैंने उससे 3 मार्कर खरीदे थे 3000 रुपये के। मैंने बोला पैसे बाद में ले लेना। क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, क्या मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसको 3000 रुपये देने? बिल्कुल। तो ये 3000 रुपये की मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मेरे ऊपर उधार है। दिस इज़ लायबिलिटी, दिस इज़ उधार, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसको वापस देने। हो सकता है 1 महीने बाद देने हो, 2 महीने बाद देने हो, 10 साल बाद देने हो, बट देने हैं तो क्या है, लायबिलिटी है। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वी मास्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने वी मास्टर से क्रेडिट के ऊपर क्या खरीदे में, मार्कर्स खरीदे में, तो मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि मैंने ये मार्कर्स के पैसे वी मास्टर को वापस देने, क्या करने, वापस देने।